बाद एक इनर डिसाइपल बन जाऊंगा। हम दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। शेन चेन उसे कहता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो आउटर डिसाइपल रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग पर कैसे आता, और बहुत ही जल्दी इनर डिसाइपल रैंकिंग पे भी जाने वाला हूँ। तो लिन फेंग उसको टॉन्ट करने के लिए कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स हैं जो कि सेकंड फ्लोर पर आते हैं अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेने के लिए, तो सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे के लिए रुक सकते हैं जब तक कि वो अगरबत्ती बुझ नहीं जाती। तुमने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, तुम यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुक कर दिखाओ। शेन चेन उसे कहता है, तुम यहाँ पर ये सारी बातें करके मुझे यहाँ पर चैलेंज कर रहे हो, लेकिन तुम इससे मुझे प्रवोक नहीं कर सकते। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि सेक्टर के रूल्स के मुताबिक मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ 1 घंटा ही गुजार सकता हूँ, चाहे मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ या फिर एक इनर डिसाइपल हूँ। टाइम लिमिट सभी के लिए एक ही होती है, तो इस बात से हमारी क्वालिफिकेशन का कोई भी ताल्लुक नहीं है। लिन फेंग उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस बात से हमारी क्वालिफिकेशन का कोई भी ताल्लुक नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात साबित करके दिखाता हूँ। मैं 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पर टाइम गुजारूंगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, तो मेरे साथ यहाँ पर रुक कर दिखाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स की रैंकिंग नंबर फर्स्ट पर हो, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो होगी। शेन चेन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। ये यहाँ पर यूनाइट सेक्टर के रूल्स को तोड़ रहा है, बाहर जो एल्डर बैठे हैं वो इसको पनिश करेंगे। वो लिन फेंग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लिन फेंग उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। साथ ही वो वहाँ पर रखी हुई अगरबत्ती की तरफ देख रहा होता है कि वो वहाँ पर बुझना शुरू हो जाती है और काफी नजदीक पहुँच जाती है, यानी कि 1 घंटे का टाइम पूरा होने वाला है। तब तक वो अगरबत्ती अभी जल रही होती है। चेन वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है, चलो देखते हैं ये कब तक यहाँ पर नाटक करता है, क्योंकि इसके अगरबत्ती के बुझने से पहले ही यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन लिन फेंग तो वहाँ से हिलता भी नहीं है, वो वहीं पर खड़ा रहता है, क्योंकि एल्डर ने तो उसे यहाँ पर कहा था कि उसके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। चेन जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम तो यहाँ से नहीं जाने वाले, कि अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बाहर वाले एल्डर तुम्हें सजा देंगे और मुझे सजा नहीं चाहिए। लेकिन मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा, देखता हूँ कि तुम एल्डर के सामने इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे। शेन चेन ऊपर से सीधा नीचे आ जाता है एल्डर के पास। एल्डर बीला उसे देखते ही कहते हैं, लड़के तुम टाइम से लेट आए हो, कुछ देर और लेट आते तो मैं तुम्हें यहाँ पर सजा दे देता। अगली बार इस बात का पूरा ध्यान रखना, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। तो शेन चेन गुस्से के साथ वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लेट आया हूँ। तो एल्डर को पता चल गया। चलो अब देखते हैं, अब जबकि वो लड़का यहाँ पर पूरा आधा घंटा लेट आएगा तो उसके साथ एल्डर क्या करेंगे। तो लिन फेंग सीधा मास्टर बीलाओ के पास आता है और उनसे कहता है, मास्टर बीलाओ मैंने ये वाली टेक्निक्स को चूज किया है, जरा इनको चेक करके बताएं क्या ये मेरे लिए ठीक रहेंगी। मास्टर बीलाओ कहते हैं, प्योर एनर्जी स्किल ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। फिर वो साथ ही 8 पाम स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन को देखते हैं और कहते हैं, ये वाला स्किल सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने हाई ग्रेड तक इसको सीख लिया तो काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। रही बात इस वर्ड ऑफ निर्वाणा की, ये वाला स्किल तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर तुम्हारे पास वेपन टाइप की स्पिरिट नहीं है, स्किल को सीखना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि तुम इसको मास्टर कर लो और तुम स्वर्ड फोर्स को भी समझ जाओ। लिन फेंग उनसे कहता है, ठीक है एल्डर, मैं इस बात को समझ गया और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। शेन चेन जो कि वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है कि मास्टर बीलाओ उसको सजा देंगे, लेकिन मास्टर बीलाओ तो ऐसी कोई बात करता ही नहीं है। शेन चेन उनसे कहता है, एल्डर आपको नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर लेट आया है, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम वहाँ पर गुजारा है, आपको इसको सजा देनी चाहिए। एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। शेन चेन उनसे कहता है, एल्डर अगर आपको ये बात पता है कि इस लड़के ने वहाँ पर ज्यादा टाइम गुजारा है, तो फिर आप इस लड़के को पनिश क्यों नहीं कर रहे। मास्टर बीलाओ से कहते हैं, मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से हूँ, स्टार पवेलियन के बाहर बैठा रहता हूँ, यहाँ पर आने जाने वाले सारे बच्चों को देखता हूँ, यहाँ के रूल्स को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रूल्स के बारे में बता सकते हो कि मुझे क्या करना है, किसको सजा देनी है और किसको नहीं देनी। शेन चेन गुस्से के साथ एल्डर से कहता है, आप हमारे यूनाइट सेक्टर के प्रोटेक्टर हैं, अगर आप यहाँ पर खुद ही यूनाइट सेक्टर के रूल्स को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको सजा दी जाएगी। कि लिन फेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि इसकी कल्टीवेशन इसके सर पे चढ़ गई है, जिसकी वजह से ये पागल हो गया है। उसको जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये यहाँ पर किस एल्डर के साथ पंगा ले रहा है, इसे ये भी नहीं पता कि किसको दुश्मन बनाना है और किसके साथ किस तरह बात करनी है। एल्डर बीला उसकी बात सुनने के बाद अपने हाथ को झटकते हैं, पावर्स को रिलीज करते हैं, जिससे शेन चेन उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पर जितने बच्चे बुक्स लेने के लिए आए आते हैं वो लोग कहते हैं, हमें तो आज से पहले पता ही नहीं था कि हमारी लाइब्रेरी के पास जो एल्डर बैठा हुआ है वो प्रोफाउंड लेयर का एक्सपर्ट है, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। शेन चेन भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, ये मास्टर तो वाकई में प्रोफाउंड लेयर का एक्सपर्ट है, मुझे तो इस बारे में जरा भी नहीं पता था। मास्टर बीला उसे कहता है, मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। जाने से पहले वो लिन फेंग से कहता है, तुम्हारे जैसा एक कचरा जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर करता है अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, तुम्हें मैं एग्जाम्स के दौरान बताऊंगा कि यहाँ पर बॉस कौन है। और साथ ही वो जलीकटी बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर बी लाओ शेन चेन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। पता चल जाता है कि मास्टर बॉस द स्ट्रॉन्ग है। फिर वो वहाँ पर लिन फेंग को धमकी देते हुए चला जाता है कि वो उसे एग्जाम के दौरान मिलेगा और वहीं पर उसे निपटेगा। तो शेन चेन के वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर बी लाओ भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि मुझे भी मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, और साथ ही वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक दूसरे मास्टर से कहते हैं तो यहाँ का काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम इस सबको संभाल लो। वहीं पर स्टार पवेलियन के बाहर उनका क्रेन होता है। वो जल्दी से अपने क्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फेंग कहता है मास्टर बी लाओ तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपनी शैडो फ्लीटिंग स्किल को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ यहाँ से वो कहाँ कितनी दूर तक पहुँच गए। उसी वक्त एक दूसरे एल्डर वहाँ पर मास्टर बी लाओ की जगह पर आकर बैठ जाते हैं। लिन फेंग उनकी तरफ देखता है, फिर वहाँ से स्टार पवेलियन से बाहर निकल आता है। यहीं पर नेक्स्ट सीन हमारे यूनाइट सेक्टर की हाईएस्ट पीक का दिखाया जाता है। पीक के ऊपर एक टेम्पल होता है। टेम्पल या फिर आप इसको ऑफिस ही कह लें या फिर मेन हॉल कह लें। यहाँ पर ये सारे के सारे एल्डर्स इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पर मीटिंग रूम में बहुत सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। सेक्टर के पैट्रियार्च और ग्रेट एल्डर दोनों सामने मेन सीट्स के ऊपर बैठे होते हैं। तो ल्यूफी यहाँ पर अपने फादर की तरफ से ब्लड आर्मी को अपने साथ लेकर इनके सामने एक प्रस्ताव लेकर आई होती है, क्योंकि वो लोग अपने लिए एक नई एकेडमी शुरू करने वाले हैं और उसी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए उन्हें इनके स्टूडेंट्स की जरूरत है। पैट्रियार्च फीफी की बात सुनने के बाद उसे कहती है फीफी मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, अब मैं इसके बारे में कुछ देर सोचूंगा, अपने एल्डर से बात करूंगा, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। ल्यूफी उनसे कहती है अंकल नैनगोंग आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे फादर एक सेल्फिश इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो स्नो मून किंगडम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को वहाँ पर भेजें। इससे वादा करती हूँ कि ये सारे के सारे डिसाइपल्स आपके यूनाइट सेक्टर में वापस आएंगे और सही सलामत आएंगे, और यहाँ पर वापस आने के बाद आपके यूनाइट सेक्टर के पिलर्स बन सकेंगे। पैट्रियार्च उसे कहती है तुम्हारे फादर और मैं हम दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जब हम लोग सेक्टर में थे तब हम दोनों इकट्ठे ही ट्रेनिंग किया करते थे। वो मेरे लिए रियल ब्रदर की तरह है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं सेक्टर का लीडर हूँ तो सेक्टर का पैट्रियार्च होने के नाते पहले मुझे अपने सेक्टर के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे एल्डर्स के साथ इस बारे में बात करना पड़ेगी कि बाद में तुम्हें कोई जवाब दे पाऊंगा, कि हम लोग यहाँ पर पर्सनल रिलेशंस को सामने नहीं रख सकते। ल्यूफी के साथ एक और लड़का होता है। वो उसे कहता है पैट्रियार्च नैनगोंग तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि हम रेड आर्मी के लोग यहाँ पर एम्परर के ऑर्डर्स पर आए हैं। एम्परर के ऑर्डर्स पर स्नो मून सिटी के अंदर एक नई एकेडमी शुरू होने वाली है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा। तुम यहाँ पर एम्परर के ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हो। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कब कह दिया कि मैं यहाँ पर एम्परर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये कहा है कि मैं अपने बच्चों को वहाँ पर भेजूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपने एल्डर्स के साथ बात करना पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने बच्चों को किसी नई एकेडमी में नहीं भेज सकता। फिर साथ ही पैट्रियार्च उसे कहती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे पैट्रियार्च को ये बताने की कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तुम्हें लगता है कि मुझे एम्परर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से अपने बाप के पास जाओ और जाकर उससे बताओ कि तुम कितने बदतमीज हो, ताकि वो तुम्हें इज्जत सिखा सके। वो लड़का उसे कहता है मैं इस बारे में अपने फादर को जरूर बताऊंगा। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जरूर बताना। उसी वक्त वहाँ पर बी लाओ भी आ जाते हैं। बी लाओ वहाँ पर आते ही कहते हैं तो फीफी तुम भी यहाँ पर आई हो। फीफी उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई उनके पास चली जाती है और कहती है ग्रैंडपा तो आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए। मास्टर बी लाओ से कहते हैं तुम तो पहले से भी लंबी हो गई हो। फिर साथ ही वो उससे पूछते हैं तुम्हारे फादर कैसे हैं। उसे कहती है वो ठीक है। साथ ही वो काफी उदास हो जाती है और कहती है वो अभी तक ब्रोकन एज सिटी में है। तो बी लाओ उसकी बात सुनने के बाद कहती है मुझे लगता है कि तुम अपने फादर के ऑर्डर से यहाँ पर आई हो पैट्रियार्च से बात करने के लिए। तुम्हें इस मसले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी ऐसे स्पेशल को ढूंढा है जो तुम्हारे साथ वहाँ पर जाएगा। हमारी एकेडमी के लिए वो लड़का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर कैंगलैंड को वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। फीफी उनसे कहती है लेकिन ग्रैंडपा क्या सिर्फ एक ही लड़के को वहाँ पर भेजेंगे। ग्रैंडपा बी लाओ से कहते हैं हाँ सिर्फ एक ही लड़का काफी है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में क्वांटिटी सब कुछ नहीं होती बल्कि क्वालिटी सब कुछ होती है। तो एक लड़का बाकी के सारे एक्सपर्ट्स पर बहुत ज्यादा भारी है। फीफी उनसे कहती है लेकिन वो लड़का कौन है, क्या आप मुझे उसका नाम बताएंगे। वो उसे कहते हैं नहीं अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही जल्दी उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सोल्जर्स को पहले यहाँ से वापस भेज दो और इनको बता दो कि वो लड़का जल्दी ही वहाँ पर एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए पहुँचेगा। फीफी उनसे कहती है ठीक है ग्रैंडपा, और वो अपने सोल्जर्स को वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट सीन हमारे लिन फेंग का दिखाया जाता है। लिन फेंग उसी कैनियन वाली जगह पर होता है जहाँ पर अक्सर वो फीफी के साथ जाकर टकराता है और उसे नहाते हुए देखता है। लिन फेंग उसी गुफा के अंदर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। वो नई स्किल्स को सीखने की कोशिश कर रहा है जो नए स्किल्स वो लेकर आया है। सबसे पहले वो प्योर एनर्जी स्किल को मास्टर करने की कोशिश करता है। जब वो प्योर एनर्जी स्किल को मास्टर करता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी जाती है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। लिन फेंग कहता है मेरे पास जो डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट है वो 2 लेयर्स के हिसाब से इंक्रीज हो चुकी है सिर्फ इस प्योर एनर्जी स्किल की मदद से। लिन फेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो सामने वाली दीवार को वो
को तोड़ देता है। लिन फेंग कहता है हाँ वाकई में मेरी डार्क स्पिरिट पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो साथ ही लिन फेंग ने अपने दूसरे मार्शल आर्ट्स के स्किल जिसका नाम 8 पाल्म्स ऑफ डेसोल्यूशन था उसको भी मास्टर कर लिया है। लिन फेंग कहता है मैंने उसको भी लेवल अप किया है। लिन फेंग कहता है जैसे कि इसके नाम में ही है इसके टोटल 8 लेवल्स हैं, इसकी 8 लेयर्स हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त मैं 5वीं लेयर तक पहुंच चुका हूं और बहुत ही जल्दी मैं 6ठी लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इसकी 8वीं लेयर तक पहुंचना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ हाई लेवल के एक्सपर्ट ही इस मूव की 8वीं लेवल तक पहुंच पाते हैं। कहानी सुनाने वाला कहता है हालांकि जितने भी प्रोफाउंड लेवल के मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं उनको सीखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब जबकि हमारा लिन फेंग एक बहुत ही स्पेशल बच्चा है और उसके पास उसकी सेलेस्टियल बुक भी है जो कि उसकी मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट है, डार्क स्पिरिट की सेलेस्टियल बुक। उसकी मदद से इन सारे स्किल्स को बहुत ही जल्दी एप्रीहेंड कर सकता है और कैलकुलेट कर सकता है, जिससे इनको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लिन फेंग ने अपनी तीनों स्किल्स को सिर्फ एक ही दिन में मास्टर कर लिया। तो लिन फेंग यहाँ पर अपनी पाम ऑफ डेसोलेशन के 7th लेयर तक पहुंच चुका है, जो कि एक जीनियस ही पहुंच सकता है और बहुत ही जल्दी वो 8वें लेवल तक भी पहुंच जाएगा। लास्ट पर लिन फेंग अपने स्क्रॉल को ओपन करता है और कहता है चलो अब अपनी स्वर्ड ऑफ निर्वाणा को मास्टर करने की कोशिश करते हैं। स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के स्क्रॉल के ऊपर 3 मूव्स लिखे होते हैं। सबसे पहले मूव का नाम स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग होता है, दूसरे मूव का नाम स्वर्ड ऑफ डेथ होता है और तीसरे मूव का नाम स्वर्ड ऑफ लोनलीनेस है। ये तीनों ही मूव्स लेवल्स के हिसाब से हैं। तो सबसे पहला लेवल वीक है, जबकि सेकंड लेवल उससे स्ट्रॉन्ग है और तीसरा लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग जल्दी से अपनी डार्क स्पिरिट को अवेकन करता है और कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले वाले मूव को मास्टर करने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग है। थोड़ी देर में हमारा लिन फेंग स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग मूव को मास्टर कर लेता है और उस मूव को मास्टर करने के बाद वो वहीं पर अपनी तलवार को घुमाता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वो माउंटेन पीक के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है जिससे सामने का हिस्सा कट जाता है और वो उस पूरी माउंटेन को ही तोड़ देता है। लिन फेंग सामने की तरफ देखता है तो सामने एक बैल्कनी सी बन जाती है। लिन फेंग कहता है स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव के अंदर इतनी ज्यादा पावर है जो कि मेरे डेसोल्यूशन वाले मूव के 7th लेयर के बराबर है। अगर मैंने यहाँ पर इसके सेकंड मूव को मास्टर कर लिया फिर तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तीसरे का तो पूछो ही मत। लिन फेंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि फीफी वहाँ पर आ जाती है। लिन फेंग कहता है कौन है वहाँ पर? फीफी पत्थरों के पीछे से निकलकर सामने आती है। लिन फेंग उसे कहता है तो ये तो हमारी फीफी है। तो ल्यूफी वहाँ पर आने के बाद उसे कहती है कमीने कहेंगे तुमने मेरे इलाके को मुझसे छीन लिया जहाँ पर मैं प्रैक्टिस किया करती थी। उसके बाद तुमने 2 बार मुझे शर्मिंदा किया, एक बार मुझे नहाते हुए भी देखा। आज मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है अब जबकि मैं अपनी 100 लेयर में पहुंच चुकी हूँ तो मैं इस लड़की को हरा सकती हूँ। साथ ही वो लिन फेंग से कहती है अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक देते हो और मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लिन फेंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं और माफी की भीख मांगू फिर तुम मुझे छोड़ दोगी? ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन साथ ही वो इसे इशारा करते हुए कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं दोबारा यहाँ पर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ल्यूफी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से अपनी बो एरो निकालती है और उसे कहती है चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पर शर्मिंदा होने वाला है। वो अपने पास से एक नया बो एरो निकालती है और उसे कहती है मेरे फादर ने मुझे ये वाली नई बो दी है, ये स्पिरिट बो है और इसकी एनर्जी मेरी पहले वाली बो एरो से बहुत ज्यादा है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी टारगेट के तौर पर प्रैक्टिस के लिए यूज करूंगी। और साथ ही वो उसके ऊपर तीर चला देती है। उसका तीर काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि उस माउंटेन की दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ल्यूफी उसके ऊपर अटैक करने के बाद कहती है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो पहले अटैक से बच गए, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। फेंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता और कहता है मुझे तुम्हारे मौके की जरूरत नहीं है। फीफी उसे कहती है तो तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद क्या यहाँ पर अपनी ही जान लेने वाली हो, क्या यहाँ पर सुसाइड करने वाली हो ताकि तुम्हें यहाँ पर शर्मिंदा न होना पड़े? लेकिन लिन फेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए 8 पाल्म्स ऑफ डेसोल्यूशन मूव को यूज करता है और उसके ऊपर एनर्जी से अटैक करता है और उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हमारी फीफी भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बैक फ्लिप करती है और पीछे की तरफ बैक फ्लिप करने के बाद वो वहीं से फिर से अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। फीफी साथ में मुस्कुरा भी रही होती है जैसे कि वो इस फाइट को एंजॉय कर रही है। वो उसके ऊपर तीर चलाती है। लिन फेंग का सामने शैडो होता है। लिन फेंग अपने शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर आ जाता है। फिर से अपनी 8 पाल्म ऑफ डेसोल्यूशन को यूज करते हुए उसे पंच मारता है, लेकिन फीफी उसके पंच को अवॉइड कर लेती है। वहाँ पर काफी सारी एनर्जी निकलती है। फीफी भी इस बात से बहुत सा घबरा जाती है और कहती है आयरिस ने 8 पाल्म ऑफ द डेसोल्यूशन मूव को कितनी लेयर तक मास्टर कर लिया है। तो लिन फेंग भी अपने पंच को मिस करने के बाद उसकी तरफ देखता है तो फीफी उसके सामने खड़ी होकर अपनी स्पिरिट एनर्जी को अवेकन करती है। उसकी स्पिरिट एनर्जी भी बो एरोज के रिलेटेड है क्योंकि उसके पास वेपन टाइप की स्पिरिट है। यहाँ पर उसकी स्पिरिट एनर्जी से बहुत सारी बो एरोज बन जाती हैं। और ये यहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को अवेकन करने के बाद इतने सारे तीरों के साथ जो स्पेशल मूव यूज करती है उसका नाम मीटियोराइट फॉल होता है। तो वो यहाँ पर बहुत सारे तीरों के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करने वाली है और साथ ही वो इशारा करती है तो उसकी सारी की सारी एरोज लिन फेंग के ऊपर रिलीज होते हैं। लिन फेंग सामने खड़ा होता है। वो वहीं पर अपनी 8 पाल्म ऑफ द डेसोल्यूशन टेक्निक को रिलीज करता है। दोनों की पावर्स वहाँ पर टकराती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरे की पूरी माउंटेन टॉप ही वहाँ से उड़ जाती है। उन्होंने पूरी माउंटेन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है।
माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो दोनों उन पत्थरों के ऊपर खड़े होते हैं। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारे एरोज तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इतने भी पावरफुल नहीं हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ल्यूफी और हमारे लिन फेंग के दरमियान में फाइट हो रही होती है। ल्यूफी क्योंकि अब अपनी सोल लेयर पर है, इसी वजह से वो लिन फेंग से बदला लेने के लिए आती है। और वहाँ पर जब लास्ट सीन के ऊपर वो अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन करती है तो वो अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ बहुत सारी बो एरोस बनाती है। और उन्हीं बो एरोस के साथ वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करती है तो उस पूरी की पूरी पीक को ही उड़ा देती है, जिसके साथ उस पूरी पीक का मलबा नीचे की तरफ गिरता है और ये दोनों उन पत्थरों के ऊपर खड़े होते हैं। तो लिन फेंग अपनी डार्क स्पिरिट को यूज करते हुए अपने आसपास जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी को तोड़ देता है। ल्यूफी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब ये भी मेरे साथ फाइट करते हुए इसने अपनी पाम ऑफ द डेसोल्यूशन मूव को 7th लेयर तक अपग्रेड कर दिया है। इस वक्त ये अपने मूव के पीक पर है और बहुत ही जल्दी ये 8th लेयर तक भी पहुंच जाएगा। क्या ये वाकई में सोल लेयर पर है जिस तरह मैं सोल लेयर पर हूँ, लेकिन इसकी पावर्स मुझसे बहुत ज्यादा है। हमारा लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करने के बाद वहीं पर नीचे उतर आता है। ल्यूफी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अब ये नीचे क्यों उतर आया है। तो लिन फेंग नीचे उतरने के बाद उसकी चेस्ट की तरफ देखता है और ल्यूफी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम इस तरह मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ल्यूफी जल्दी से अपने एरो को अपनी गर्दन की तरफ करती है और कहती है अगर तुम जो मेरे करीब आए तो मैं अपने तीर को अपनी गर्दन में दंसा लूंगी और खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन लिन फेंग उसकी बात नहीं सुनता और आहिस्ता से आगे की तरफ बढ़ता है। ल्यूफी के अपने हाथ भी कांप रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी जान तो नहीं लेने वाली। लिन फेंग उसके करीब जाने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ ही उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए कहता है तो मुझे फाइनली तुम्हारी ये वाली साइड भी आज पता चली है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ल्यूफी भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। लिन फेंग उसे कहता अगर वाकई में तुम्हें ये वाली जगह अपनी कल्टीवेशन के लिए चाहिए तो ठीक है, मैं इस जगह तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। और साथ ही हमारा लिन फेंग वहाँ से उड़ जाता है। जबकि लिन फेंग के वहाँ से जाने के बाद ल्यूफी पीछे से चिल्लाकर कहती है दोबारा अगर तुम यहाँ पर आए मेरे सामने तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो इतने जोर से चिल्लाती है कि वहाँ पर माउंटेन्स के अंदर उसकी आवाज गूंज रही होती है। लिन फेंग अपने कानों पे हाथ रखता है और कहता है मैंने वहाँ पर ऐसा क्या गलत कर दिया, मैंने तो सिर्फ उसकी चीन के नीचे हाथ ही रखा था, इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। तो लिन फेंग वहाँ से निकलने के बाद जंगल एरिया में जाकर लैंडिंग करता है। जैसे वो वहाँ पर लैंडिंग करता है तो वहाँ पर हमारे यूनाई सेक्टर के काफी सारे बच्चे भागते हुए सामने की तरफ जा रहे होते हैं। लिन फेंग उन सभी को भागता हुआ जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और कहता है जरा रुको और मुझे बताओ तुम सभी लोग कहाँ पर जा रहे हो और यहाँ पर हो क्या रहा है। वो लड़का उसे कहता है क्या तुम्हें अभी तक इस बारे में नहीं पता चला, ब्लैकविंड रेंज के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, पता नहीं वो कहां से आए हैं, वो सारे एक साथ निकल आए हैं। इसीलिए हमारे यूनाइट सेक्टर के सारे डिसाइपल्स उसी तरफ जा रहे हैं ताकि उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी बॉडी से निकलने वाले क्रिस्टल्स को हटाया जा सके। और मैं भी उसी तरफ ही जा रहा हूँ। लिन फेंग भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि अचानक से इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कहां से आ सकते हैं। तो वो लड़का उसे कहता है ब्रदर गुड लक, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी क्रिस्टल्स चाहिए। और वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। जबकि हमारा लिन फेंग कहता है अगर ये सभी लोग क्रिस्टल्स लेने के लिए जा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। और वो भी बड़ी स्पीड से भागना स्टार्ट करता है। जबकि उसी वक्त ल्यूफी भी उसी जगह पर दोबारा लैंडिंग करती है जहाँ से अभी अभी लिन फेंग गुजरा है। ल्यूफी कहती है तो वो लड़का काफी ज्यादा तेज है, वो यहाँ से भी निकल गया, चलो मुझे उसका पीछा करना है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यूनाई सेक्टर की हाईएस्ट पीक का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एक कोल्ड डिसाइपल खड़ा होता है। कोल्ड डिसाइपल के साथ उसके काफी सारे और दोस्त भी होते हैं। तो इस कोल्ड डिसाइपल का नाम लिंग हो ही शान होता है। वो माउंटेन पीक के ऊपर खड़ा प्रेशर महसूस कर रहा होता है और कहता है इस बार के मॉन्स्टर्स का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, कि वाकई में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स इस बार अपीयर हुए हैं। जबकि उसके दोस्त उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि ही शान ने फिर से अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया और इस बार से अपनी सोल लेयर को आगे बढ़ा चुका है। लगता है कि इसे 8th ऑफिशियल्स में अपनी जगह बनानी है, इसी वजह से ये यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो ही शान ऊपर खड़े खड़े अपने दोस्तों से कहता है चलो जल्दी से जाकर इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं ताकि हम लोग भी लेवल अप कर सके। तो नेक्स्ट सीन में ब्लैकविंड रिज का दिखाया जाता है जहाँ पर वाकई में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और यूनाई सेक्टर के बहुत सारे डिसाइपल्स उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। मास्टर मोजी और उसके साथ साथ एक और एल्डर होते हैं, वो लोग ऊपर खड़े ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दूसरा एल्डर मोजी से कहता है एल्डर मोजी इस बार की डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये सभी के सभी एलिट वॉरियर्स हैं, देखो कितने अच्छे से ये मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। मास्टर मोजी आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है ये तो सिर्फ एक बीस वेव है, इसमें कोई इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स भी नहीं है, ये तो हमारे बच्चों के लिए सिर्फ एक
ट्रेनिंग मैच है। बहुत ही जल्दी हमारे सेक्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सेक्टर एग्जाम से पहले ये उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो वहीं पर मास्टर मोजी के भी काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। मास्टर मोजी उन सभी से कहते हैं जाओ और जाकर तुम लोग भी ट्रेनिंग करो। उसी वक्त उन्हें साइड से एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। वहाँ पर हमारा लिन फेंग होता है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं कि वहाँ पर कौन फाइट कर रहा है। वहाँ पर हमारे लिन फेंग ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ एक बड़े से राइनो मॉन्स्टर को मार दिया होता है। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अब ये लड़का कौन है जिसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ एक 8th लेवल के डीमन बीस्ट को बड़ी आसानी से मार दिया। मास्टर मोजी उसकी तरफ देखते हैं और पहचान जाते हैं। मास्टर मोजी कहते हैं ये तो वही बेकार लड़का है। हमारा लिन फेंग 8th लेवल के डीमन बीस्ट को मारने के बाद उसकी बॉडी से निकलने वाले क्रिस्टल को उठा लेता है। जैसे वो क्रिस्टल को उठाता है मास्टर मोजी चिल्लाकर कहते हैं ओए चोर कहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से हमारे क्रिस्टल्स को चोरी करने की। तो लिन फेंग वहीं पर रुक जाता है और मास्टर मोजी से कहता है मास्टर मोजी आपने अभी भी मुझे क्या कहा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? मास्टर मोजी उसे कहते हैं हाँ मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुमने यहाँ पर हमारे डीमन बीस्ट को मारकर उसकी बॉडी से क्रिस्टल को चोरी किया है। तुम्हें अपने यूनाई सेक्टर के लिए जरा भी रिकॉर्ड्स नहीं है। तुम्हें ये क्रिस्टल्स अपने लिए नहीं रखने बल्कि हमारे यूनाई सेक्टर को देने हैं। तुम एक चोर हो। लिन फेंग मास्टर मोजी से कहता है मास्टर मोजी क्या आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि मैंने कौन से बीस्ट को मारा है जो कि आपका था? इस बीस्ट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ था जिस बीस्ट को मैंने मारा है। मास्टर मोजी के साथ वाला एल्डर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्टर लीडर के सामने इस तरह आगे से बात करने की? मास्टर मोजी उसे कहती है अगर मैंने कहा कि तुमने डीमन क्रिस्टल को चोरी किया है तो इसका मतलब तुमने डीमन क्रिस्टल को चोरी किया है। मुझे यहाँ पर तुमसे बहस नहीं करनी। जबकि मास्टर मोजी के साथ वाले एल्डर सोच रहे होते हैं इस लड़के को इस बारे में समझना चाहिए कि वो यहाँ पर किसके सामने बात कर रहा है। मास्टर मोजी एक इनर एल्डर है। इनर एल्डर के सामने अगर ये बात करेगा तो इसको सजा मिलेगी। तो लिन फेंग यहाँ पर मास्टर मोजी के साथ मास्टर खाना भी छोड़ देता है और कहता है मोजी मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हें ये बात साफ साफ बता देता हूँ। तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो आओ और मुझे मार कर दिखाओ। मास्टर मोजी और साथ वाला एल्डर दोनों ही सोच रहे होते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। तो लिन फेंग हंसते हुए कहता है लगता है कि मोजी तुम फिर से मुझसे डर रहे हो। मोजी क्या हुआ, तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो? मैं तो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल हूँ। चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे मारो। तो मास्टर मोजी भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मास्टर कुंग लाओ ने उसको वहीं पर रोक दिया था जिसकी वजह से मास्टर मोजी डरे हुए हैं। मास्टर मोजी सोच रहे होते हैं अगर मैं फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो डार्क शैडो मुझे फिर से वहीं पर रोक देगा। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो मास्टर मोजी कहते हैं मैं पहले इसके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जाता। वो अपने साथी से कहते हैं ही चोंग तुम आगे बढ़ो और जाकर इसको मेरे लिए सजा दो। तो मास्टर ही चोंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है हाँ मास्टर मोजी ठीक है मैं आपके लिए इसको सजा देता हूँ। ऐसे ही वो आगे बढ़ने लगता है। लिन फेंग उसे कहता है एल्डर लगता है कि तुम एक बेवकूफ हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है? एल्डर ही चोंग उसे कहते हैं अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? लिन फेंग उसे कहता है जरा अपने मोजी की तरफ देखो। मोजी इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहा कि मैंने उसे यहाँ पर ओपन चैलेंज किया है लेकिन वो यहाँ पर तुम्हें भेज रहा है। उसने तुम्हें बलि का बकरा बना दिया ताकि वो चेक कर सके मैं कितना स्ट्रांग हूँ। क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मोजी मुझसे डरा हुआ है और इसलिए मुझ पर अटैक नहीं कर रहा? मास्टर ही चोंग भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है बात तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। आखिर मास्टर मोजी खुद इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे? सर तो मास्टर मोजी खुद ही बच्चों को सजा देते हैं। वाकई में ऐसी बात तो नहीं है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मास्टर मोजी भी इससे डरे हुए हैं। जबकि बाकी के स्टूडेंट्स भी लिन फेंग की एरोगेंस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने 2 सेक्टर एल्डर्स को यहाँ पर चुप करवा दिया। लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है। लिन फेंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मौका दिया था मुझे मारने का लेकिन तुम सभी को मुझे नहीं मारना तो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। यानी किस तरह के सेक्टर एल्डर्स हो तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। और वो फिर से वहाँ पर डीमन बीस्ट को मारना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं डीमन बीस्ट की हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझे नहीं मारना तो ठीक है यहीं पर रुको। जब वो दोनों सेक्टर एल्डर वहीं पर खड़े रह जाते हैं जहाँ पर काफी सारे डीमन बीस्ट होते हैं जबकि हमारी ल्यूफी भी यहाँ पर आ जाती है। तो ल्यूफी भी वहाँ पर अपने एरोस को शूट करते हुए काफी सारे डीमन बीस्ट को मार रही होती है और हमारा लिन फेंग भी डीमन बीस्ट को मार रहा होता है। उसी वक्त डीमन बीस्ट को मारते हुए एक बड़ा सा मेंटिस मॉन्स्टर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और लिन फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है। ल्यूफी दूर से ही अपने एरो को शूट करते हुए उस डीमन बीस्ट को मार देती है और हमारे लिन फेंग को बचा लेती है। लिन फेंग हमारी ल्यूफी की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। ल्यूफी उसकी तरफ देखती है, हल्का सा शर्माती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है। लिन फेंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसे बहुत ज्यादा
प्रेशर महसूस होता है। लिन फेंग कहता है अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है। वो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है तो पीछे एक बीस्ट होता है जिसको बीस्ट ऑफ इल्यूजन भी कहा जाता है। ये डीमन बीस्ट कोई आम सा डीमन बीस्ट नहीं होता बल्कि ये एक सोल रैंक का डीमन बीस्ट होता है। ल्यूफी और लिन फेंग दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि आज तक इन दोनों ने कभी भी किसी सोल रैंक के डीमन बीस्ट का मुकाबला नहीं किया। तो वो इल्यूजन वाला डीमन बीस्ट जैसे ही वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो लिन फेंग वहीं पर हैंग हो जाता है। वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता, उसके मुंह से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। वो साइड पर देखता है तो एल्डर मोजी वहाँ पर आ जाते हैं। एल्डर मोजी तो शायद इसी मौके की तलाश में थे। वो उसे देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। एल्डर मोजी के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी लोग भी हैरान होते हैं और कहते हैं मास्टर मोजी यहाँ पर इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस लड़के ने मास्टर मोजी की इंसल्ट की थी। अब ये इसी सोल रैंक के डीमन बीस्ट के हाथों इसको मरवा देंगे। तो मास्टर मोजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हैं और वो अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ कुछ रस्सियां बना लेते हैं और उन्हीं रस्सियों के साथ लिन फेंग को वहाँ पर बांध देते हैं ताकि वो डीमन बीस्ट उसको खा जाए। एल्डर मोजी क्योंकि एक इनर सेक्टर एल्डर है, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से लिन फेंग उनकी मार्शल स्पिरिट को तोड़कर अपने आप को ब्रेक फ्री नहीं कर पाता। ल्यूफी वहाँ पर खड़ी देख रही होती है और वो अपने एरोस को शूट करते हुए मास्टर मोजी की उस स्पिरिट एनर्जी को ब्रेक करने की कोशिश करती है। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो यहाँ पर इन सभी में सिर्फ ल्यूफी है जिसे मेरी थोड़ी बहुत परवाह है और मुझे जिंदा रखना चाहती है। उसने मुझे बचाने के लिए कोशिश भी की कि ल्यूफी कह रही होती है मुझे लगा ही था एल्डर की ये वाली मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं अपने एरोस के साथ इसको ब्रेक नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या वो डीमन बीस्ट हमारे लिन फेंग को खा जाएगा या फिर लिन फेंग अपनी कोई नई पावर्स को अवेकन करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर एपिसोड 31 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर मोजी लिन फेंग को अपनी मास्टर स्पिरिट के अंदर जकड़ देते हैं ताकि वो उसको ट्रैप कर सके क्योंकि वहाँ पर एक सोल रैंक का डीमन बीस्ट होता है, एक इल्यूजन बीस्ट हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करके उसको खाने वाला है। मास्टर मोजी अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त हमारे मास्टर बीलाव अपने बड़े से क्रेन के ऊपर वहाँ पर आते हैं और वहीं पर ऊपर से चिल्लाकर उसे कहते हैं मोजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस टाइम तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मास्टर मोजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया। लिन फेंग बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि मास्टर मोजी अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं। मास्टर बीलाव जैसे ऊपर से प्रेशर डालते हैं मास्टर मोजी भी अपने घुटनों के बाल नीचे झुक जाते हैं और उनके मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर मोजी चिल्लाकर कहते हैं कौन है यहाँ पर और किसने यहाँ पर मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला है। उस इल्यूशनरी बीस्ट के साथ जो बाकी के छोटे बीस्ट होते हैं वो सभी ऊपर की तरफ देखते हैं और साथ ही वो सभी लोग हाउल करना शुरू कर देते हैं। लिन फेंग उन सभी की तरफ देखता है कि अब इन सभी को अचानक से क्या हो गया है। असल में वो सोल रैंक का डीमन बीस्ट यहाँ पर अपना मूव चलने वाला है, इसी वजह से वो सभी लोग हाउल कर रहे होते हैं। मास्टर बीलाव भी जल्दी से ग्राउंड के ऊपर उतर आते हैं। वो ग्राउंड पर उतरने के बाद सामने की तरफ वो सोल रैंक के बीस्ट की तरफ देखते हैं। वो बीस्ट उनकी तरफ देखता है और फिर साथ ही वो अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाता है। सोल रैंक का डीमन बीस्ट अपने क्लास को आगे बढ़ाने के बाद हमारे लिन फेंग को अपनी बॉडी के अंदर कवर कर लेता है। मास्टर बीलाव जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उस सोल रैंक के डीमन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन वो सोल रैंक का डीमन बीस्ट क्योंकि एक इल्यूशनरी बीस्ट होता है वो हमारे लिन फेंग को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप करने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। मास्टर बीलाव इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उस डीमन बीस्ट के पास इल्यूशनरी स्किल्स थे और वो हमारे लिन फेंग को लेकर गायब हो गया है और साथ ही वो गुस्सा भी हो जाते हैं। जबकि देखने वाले बच्चे कहते हैं हमारे जुनाई सेक्टर में तो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर्स हैं, इस मास्टर के बारे में पहले नहीं पता था। तो लिन फेंग के वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर बीलाव बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो सभी लोग जल्दी से वहीं पर झुक जाते हैं। मास्टर बीलाव क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं इसी वजह से सेक्टर लीडर भी वहाँ पर आ जाते हैं यानी कि पैट्रियार्च और ग्रेट एल्डर। वो लोग वहाँ पर आने के बाद कहते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ, बीलाव इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। ल्यूफी आगे बढ़ती है और उनसे कहती है एल्डर मोजी ने यहाँ पर हमारे लिन फेंग को ट्रैप कर दिया था जिसकी वजह से एक सोल रैंक का डीमन बीस्ट लिन फेंग को पकड़कर ले गया है। मास्टर मोजी ने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया है, जानबूझकर उन्होंने उस लड़के को उस डीमन बीस्ट के मुंह में फेंक दिया। मास्टर मोजी यहाँ पर अपनी सफाई देने के लिए पैट्रियार्च से कहते हैं वो लड़का एक चोर है, उसने यहाँ पर हमारे क्रिस्टल्स को चोरी किया है। हम जिन डीमन बीस्ट को मारने वाले थे वो डीमन बीस्ट को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को चोरी कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसको ये सजा दी। वो हमारे जुनाई सेक्टर में रहने के लायक नहीं था। मास्टर बीलाव गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के बारे में ऐसा कहने की कि वो हमारे जुनाई सेक्टर के लायक नहीं था। असल में तुम हमारे जुनाई सेक्टर के लायक नहीं हो। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर मार डालूं, देखता हूँ कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाता है। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मोजी के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर बीलाव तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी पावर
पावर्स को यूज करते हुए मास्टर मोजी को पीछे वाली दीवार के साथ लगा देते हैं और वो वहीं पर जाकर जोर से पटकते हैं। वहाँ पर जो बच्चे खड़े होते हैं वो सभी कहते हैं इस मास्टर को तो हमने स्टार पवेलियन में देखा है, ये मास्टर तो वहाँ पर ही बैठा रहता है, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल है हमने कभी सोचा भी नहीं था। मास्टर मोजी को पीछे पटकने के बाद मास्टर बीलाव बड़ी स्पीड से उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने क्लॉक को रेडी करते हुए कहते हैं एक सेक्टर के एल्डर होने के बावजूद तुमने जहाँ पर सेक्टर के स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया और उसे मारने की कोशिश की, बल्कि उसको मार ही डाला। तुम्हारे जैसे एल्डर के होते हुए मैं यूनाइट सेक्टर को यहाँ पर इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं यूनाइट सेक्टर का प्रोटेक्टर हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे यूनाइट सेक्टर को बचाना होगा। ग्रेट एल्डर से कहती है बीलाव तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपनी हदों को पार कर रहे हो? ये एक एल्डर है और तुम एल्डर को नहीं मार सकते। असल में ग्रेट एल्डर मोजी के फादर है। मास्टर बीलाव से कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा कर रहा हूँ? ये तुम्हारे इस बेकार से बच्चे की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से इसको सेक्टर में एल्डर की पोजीशन मिली है, लेकिन ये एक एल्डर बनने के लायक नहीं है। पैट्रियार्च भी आगे बढ़ते हैं और मास्टर बीलाव से कहते हैं मास्टर बीलाव आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो? वो तो सिर्फ एक काउंटर डिसाइपल था। मास्टर बीलाव पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च मैं चाहता हूँ कि तुम साइड पर रहो, सेक्टर का प्रोटेक्टर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सेक्टर में से जितने भी गंदे अंडे हैं उन सभी को निकाल दूं। जबकि पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं आज ये खुद बहुत यहाँ से पीछे हट जाए वरना मुझे इसे रोकना पड़ेगा, मैं इन दोनों को नहीं रोक सकता। मोजी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मास्टर बीलाव तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्टर बीलाव और पैट्रियार्च अब यहाँ पर अपनी वॉइस ट्रांसमिशन से बात कर रहे होते हैं। मास्टर बीलाव से कहते हैं तुम्हें लगता है कि मुझे सेक्टर की फिक्र नहीं है? तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि वो लड़का कौन था जिसको अभी अभी मोजी ने मार डाला है? अगर कुंगलाओ यहाँ पर होता वो तो अब तक गुस्से से पागल हो चुका होता और उसने अभी तक मोजी को मार भी दिया होता। पैट्रियार्च भी मास्टर कुंगलाओ का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर बीलाव से कहते हैं टेनगोंग तुम पैट्रियार्च बनने के बाद अपनी शार्प सेंसेस को खो चुके हो, तुम यहाँ पर ये भी महसूस नहीं कर सकते कि वो लड़का कितना बड़ा जीनियस था। तो इतना कहने के बाद मास्टर बीलाव वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर बीलाव के चले जाने के बाद पैट्रियार्च को महसूस होता है अगर मास्टर कुंगलाओ और मास्टर बीलाव दोनों ही सब में शामिल है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का वही था जिसने बेल्स को 8 बार रिंग किया था। साथ ही पैट्रियार्च अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं। ग्रेट एल्डर भी इस किलिंग इंटेंट को महसूस करते हैं और कहते हैं पैट्रियार्च को क्या हो गया, इन्होंने भी यहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज किया है। कि मेरे बेटे ने इस बार कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो नेक्स्ट सीन हमारे लिन फेंग का दिखाया जाता है। वो सोल रैंक का इल्यूजनरी बीस्ट लिन फेंग को अपने साथ लेकर एक दूसरी जगह पर चला जाता है, उसे एक माउंटेन के अंदर ले जाता है और वहाँ पर लिन फेंग जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वो डीमन बीस्ट होता है। तो डीमन बीस्ट इसको यहाँ पर डिवावर करने वाला है, लेकिन लिन फेंग की बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो उसको डिवावर नहीं करने देगा। लिन फेंग की बॉडी के अंदर उसकी जो स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट है जो कि उसकी माँ से उसको मिली है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और लिन फेंग को अभी तक इस बारे में पता नहीं था। लिन फेंग अपनी ब्लैक स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने बड़ा सा डीमन बीस्ट दिखाई देता है। लिन फेंग कहता है तो क्या ये इस इल्यूजनरी बीस्ट की ट्रू फॉर्म है? उसी वक्त लिन फेंग की बॉडी के अंदर जो उसकी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा स्नेक निकलता है। लिन फेंग उस स्नेक को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है ये क्या, ये तो एक छोटा सा स्नेक है, लगता है कि ये ओरिजिनल लिन फेंग की मास्टर स्पिरिट है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा सा स्नेक है, मुझे पता है कि ये बेकार मास्टर स्पिरिट है, इसी वजह से तो पुराना लिन फेंग अपनी फैमिली में सिर्फ एक कचरा था। लेकिन लिन फेंग के सामने वो बड़ा सा इल्यूजनरी बीस्ट खड़ा होता है और जैसे ही वो उसको निकलने लगता है तो लिन फेंग का जो छोटा सा स्नेक होता है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इस इल्यूजनरी बीस्ट के साइज के जितना। सामने से वो इल्यूजनरी बीस्ट होता है और इस तरफ से इसका बड़ा सा स्नेक होता है जो कि एक मास्टर स्पिरिट है और वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर घुर्राते हैं। स्नेक जल्दी से आगे बढ़ता है और उस इल्यूजनरी बीस्ट को निकल जाता है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हुआ, मेरे छोटे से स्नेक स्पिरिट ने बड़े से इल्यूजनरी बीस्ट को निगल लिया है। उस इल्यूजनरी बीस्ट को निगलने के बाद लिन फेंग का छोटा स्नेक उसकी बॉडी में वापस आ जाता है। जैसे वो उसकी बॉडी में वापस आता है लिन फेंग की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लिन फेंग को भी महसूस होता है कि उस इल्यूजनरी बीस्ट की एनर्जी अब उसकी बॉडी के अंदर आ गई है और लिन फेंग वहीं पर एक झटका लगने के बाद बेहोश हो जाता है। हमारा लिन फेंग वहीं पर काफी देर तक बेहोश रहता है। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो सामने की तरफ देखता है, वो अभी तक उसी गुफा के अंदर होता है। लिन फेंग कहता है मैं तो यहीं पर हूँ, थोड़ी देर पहले जहाँ पर हुआ क्या था, वो इल्यूजनरी बीस्ट कहाँ पर चला गया, मेरी मास्टर स्पिरिट के साथ मसला क्या है, मैंने अभी अभी यहाँ पर अपनी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट को भी अवेकन कर लिया है। उसी वक्त उसकी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट बाहर निकलती है। तो जैसे उसकी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट बाहर निकलती है उसी वक्त उसके सामने इल्यूजनरी बीस्ट भी आ जाता है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो इल्यूजनरी बीस्ट है लेकिन ये मास्टर स्पिरिट में कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ पर लिन फेंग के पास ट्रिपल मास्टर स्पिरिट्स आ चुकी हैं। एक उसकी अपनी डिवाइन मास्टर स्पिरिट है, दूसरी उसकी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट जो कि उसकी माँ से उसको मिली है और तीसरी अब उसके पास इल्यूजनरी बीस्ट टाइप की मास्टर स्पिरिट आ चुकी है। लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ना सिर्फ मेरे पास ट्रिपल मास्टर स्पिरिट आई है बल्कि मेरी एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है, अब मैं अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर प्रमोट
प्रमोट हो गया हूँ। तो लिन फेंग अपने उस छोटे स्नेक मार्शल स्पिरिट की तरफ देखता है और कहता है मैंने इसको बहुत ही कम आंका था। लगता है कि मेरी स्नेक टाइप की मार्शल स्पिरिट के पास जो स्पेशल एबिलिटी है, ये डीमन बीस्ट की सोल्स को कंट्रोल कर सकता है और उनको मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाकर उनको मेरी मार्शल स्पिरिट में चेंज कर सकता है। इसकी वजह से मेरी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है सभी लोग मुझे इसी मार्शल स्पिरिट की वजह से कचरा समझते थे। उन्हें लगता था कि ये स्नेक टाइप की मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन ये स्नेक टाइप की मार्शल स्पिरिट ये तो नेचर के लॉज को भी डिफाई कर सकती है। ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं सुना होगा कि कोई भी मार्शल स्पिरिट दूसरी मार्शल स्पिरिट्स को डिवावर करके इसे अपने यूजर की मार्शल स्पिरिट बना सकती है। लिन फेंग कहता है ये सब कुछ मास्टर मोजी की वजह से हुआ है। अगली बार मैं मोजी को देखूंगा तो मैं उसको मार डालूंगा। तो लिन फेंग अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद उस गुफा से बाहर निकलता है। वो अभी तक ब्लैक रिज माउंटेन में ही है, तो वहाँ पर अभी भी काफी सारे डीमन बीस्ट होते हैं। लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़ी अपनी आंखें बंद करता है। अपनी डार्क स्पिरिट को यूज करते हुए वो एरिया को स्कैन करता है। पूरे एरिया में उसे दिखाई देता है कि अभी यहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट हैं और बहुत सारे बच्चे इनके साथ फाइट कर रहे हैं। तो लिन फेंग कहता है चलो यहाँ पर अपनी नई मार्शल स्पिरिट को यूज करने का वक्त है। तो लिन फेंग अपनी नई मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिन फेंग कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं इल्यूजन बीस्ट की इल्यूजन्स को यूज कर सकता हूँ और जब चाहे यहाँ से गायब हो सकता हूँ। तो लिन फेंग वहाँ से इल्यूजन्स को यूज करने के बाद गायब होकर बड़ी जल्दी से नीचे चला जाता है। मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे की तरफ गुजरता जाता है, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स को पता भी नहीं चलता कब वो उनके पास से गुजर गया, क्योंकि अब तो वो एक इल्यूजन बन चुका है। तो अब यहाँ पर इन सारे डीमन बीस्ट को मारना लिन फेंग के लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि एक तो उसकी स्ट्रेंथ भी सेकंड लेयर तक पहुंच चुकी है। लिन फेंग कहता है ब्लैक रिज माउंटेन की इनसाइड काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा डीमन बीस्ट को मारना होगा ताकि मुझे और ज्यादा क्रिस्टल्स मिल सके। यहाँ पर बाकी के जितने लोग हैं उन सभी के पास कोई ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, इसलिए उन सभी का स्टेटस काफी ज्यादा हाई है। उन्हें रिसोर्सेज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है और मुझे फैमिली से निकाल दिया गया है, इसलिए मुझे यहाँ पर इन सारे क्रिस्टल्स की जरूरत है। मुझे अपनी पावर पर रिलाई करते हुए यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स हासिल करना होंगे ताकि मैं अपने लिए कुछ रिसोर्सेज खरीद सकूं। तो मेरी पिछली जिंदगी तो बहुत ज्यादा बेकार थी, क्योंकि लिन फेंग की जिंदगी भी बेकार थी, लेकिन इस बार लिन फेंग की और अपनी किस्मत बदल दूंगा। यहीं पर हमारी एपिसोड 32 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग फिर से फाइट में शामिल हो चुका है और वो ब्लैक रिज माउंटेन के इनर साइड पर पहुंच चुका है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर क्रिस्टल्स को लेने के लिए, कि हमारा लिन फेंग बेचारा अब गरीब हो चुका है और जो क्रिस्टल्स की जरूरत है अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए। लिन फेंग अभी वहीं पर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। मॉन्स्टर्स को मारते मारते उसे पता चलता है कि उसने कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स को मार दिया है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को वो मार देता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अब तो मॉन्स्टर्स से भी उससे डर रहे होते हैं। हमारा लिन फेंग ब्लैक रिज माउंटेन के इनर साइड पर होता है। पूरे 2 दिन तक वो मॉन्स्टर्स को वहाँ पर मारने के बाद वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है और वो एज तक पहुँचता है जहाँ से वो बाहर निकल सके। एक बार उसका सामना एक सेकंड सोल रैंक के मॉन्स्टर के साथ होता है। सेकंड सोल रैंक का एक पाइथन मॉन्स्टर होता है जो उसके सामने खड़ा होता है। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, लगता है कि इसके साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो वो डीमन बीस्ट भी अपने मुंह से एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि लिन फेंग भी अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लिन फेंग जहाँ पर अपनी स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव स्वर्ड ऑफ लाइफ टेकिंग को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और उसकी बॉडी को कट कर देता है, लेकिन क्योंकि वो पाइथन भी सेकंड सोल रैंक पर है इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग कहता है अब और ज्यादा गेम्स नहीं। यहीं पर फाइटिंग के दौरान वो अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है। लिन फेंग जहाँ पर बार बार अपनी मार्शल स्पिरिट्स में स्विच कर सकता है। अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करने के बाद उसकी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी डार्क स्पिरिट सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। वो पाइथन अपने मुंह को खोलते हुए उसके तलवार को अपने दांतों में पकड़ लेता है, लेकिन लिन फेंग जल्दी से घूमकर साइड पर हो जाता है और अपनी तलवार को उसके दांतों के अंदर दंसाकर उसके पूरे जबड़े को ही काट देता है। लिन फेंग ने जहाँ पर एक सेकंड सोल रैंक के मॉन्स्टर को भी मार दिया है। तो सेकंड सोल रैंक के मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी बॉडी से उसके क्रिस्टल को निकाल लेता है। लिन फेंग कहता है बहुत ही जल्दी ये सारे मॉन्स्टर्स खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ ही मॉन्स्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारे सेक्टर एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा और वापस जाना होगा। यहीं पर उसे कुछ महसूस होता है। दूसरी तरफ कुछ और फाइटर्स भी फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा हान मैन भी होता है। हान मैन अपने एक दोस्त के साथ होता है जो कि एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हान मैन अपने दोस्त से कहता है जुनपो यहाँ पर देखो ये तो एक सोल रैंक का मॉन्स्टर है, तो इस राइनो मॉन्स्टर को पकड़ते हैं और इसको मारते हैं। जुनपो उसे कहता है लेकिन क्या तुम्हें वाकई में श्योर है कि हम लोग इस राइनो मॉन्स्टर को मार पाएंगे? ये सोल रैंक का मॉन्स्टर है और मैं तो अभी तक अपने सोल रैंक में भी नहीं पहुंचा। हान मैन उसे कहता है जुनपो तुम्हें तो मेरे पर जरा भी भरोसा नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ
पर भरोसा करो, मैं इसको मार डालूंगा, तुम्हें बस यहाँ पर मेरा साथ देना है। जुनपो उसे कहता हाँ मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर देता हूँ। और वो साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि प्लांट टाइप की मास्टर स्पिरिट होती है। उस बड़े से राइनो मॉन्स्टर के मुंह को भी लपेट देता है और साथ ही उसकी टांगों को भी। उसे कहता है चलो हानमैन अब तुम्हारी बारी है। हानमैन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और हानमैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उस राइनो मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही पंच के साथ नीचे गिरा देता है और वो राइनो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। जुनपो उसे कहता है तो ये बात तो मानना पड़ेगी हानमैन, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। हानमैन उसे कहता है जुनपो तो तुम्हें क्या लगा था मेरे साथ तुम्हें टीम अप करने में नुकसान होगा, अब देखा कितना फायदा हो रहा है। वहाँ लिनफेंग हानमैन को देखने के बाद वहाँ पर झाड़ियों में से निकलता है। जुनपो जैसी वहाँ पर किसी को महसूस करता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। हानमैन उसे कहता है बेवकूफ ये क्या कर रहे हो, ये मेरा दोस्त है, अपनी मास्टर स्पिरिट को वापस बुलाओ। लिनफेंग अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी मास्टर स्पिरिट को वहीं पर झटक देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। उनको भी ये बात महसूस हो जाती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हानमैन उसे कहता है लिनफेंग तो फाइनली तुम यहाँ पर अपने आप को शो अप करवा रहे हो, मैं कितनी बार तुम्हें देखने के लिए गया लेकिन ना तो तुम अपने कॉटेज में थे और ना ही सेक्टर में थे, तुम कहाँ पर चले गए थे, मुझे लगा कि तुम सेक्टर छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आओगे। लिनफेंग उसे कहता है मैं अपने फैमिली सिटी में वापस गया था और अभी वापस आया हूँ। लिनफेंग उसे कहता है हानमैन तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तुमने यहाँ पर एक सोल रैंक के डीमन बीस्ट को मार दिया है, लगता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने काफी अच्छे से ट्रेन किया है। हानमैन उसे कहता है मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था अपने आप को ब्रेक थ्रू करने का, तो मैंने उस मौके को कैश किया, अब मैं अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर हूँ। फिर वो लिनफेंग से कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो पहले ही बहुत ज्यादा थी जब तुम अपनी सोल लेयर के 7th लेवल पर थे, अब तुम्हारी लेयर कहाँ तक पहुँची है। लिनफेंग अपना सारी लाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हानमैन आगे बढ़ता है और कहता है इस लड़के का नाम जुनपो है और ये हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है क्योंकि मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूँ, इससे हम सभी लोग आपस में अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जुनपो यहाँ पर लिनफेंग को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, वो हानमैन से कहता है मैं जाकर उस डीमन बीस्ट की बॉडी से क्रिस्टल निकालता हूँ। हानमैन आगे बढ़ता है, लिनफेंग से कहता है इसकी बातों को इग्नोर करो, ये हमेशा इसी तरह रूडली बिहेव करता है लेकिन ये एक अच्छा दोस्त है। लिनफेंग हानमैन से कहता है सभी लोग इस माउंटेन को छोड़कर जा चुके हैं, तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बार के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना। हानमैन उसे कहता है हाँ मुझे इस बार के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि अब मैं सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर हूँ, मैं बहुत ही जल्दी इनर डिसाइपल पर प्रमोट हो सकता हूँ, मैं वहाँ पर जाकर एग्जाम में हिस्सा लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर डीमन क्रिस्टल्स की जरूरत है, तुम्हें पता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए डीमन क्रिस्टल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनफेंग उसे कहता है तो सेक्टर एग्जाम्स तो स्टार्ट होने वाले हैं, चलो जल्दी से चलते हैं। हानमैन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हमारे पास अभी भी टाइम है, चलो जल्दी से निकलते हैं और वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हानमैन जुनपो से कहता है जुनपो तो क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया, चलो जल्दी से चलते हैं वरना हम लोग एग्जाम्स को मिस कर देंगे। जुनपो से कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, सारे क्रिस्टल्स ले लिए हैं, चलो चलते हैं। हानमैन लिनफेंग से कहता है लिनफेंग बताओ ना तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिनफेंग अपना सारी लाते हुए कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हानमैन उसे कहता है तुम फिर से यहाँ पर मिस्टीरियस मैन बनने की कोशिश कर रहे हो, चलो ठीक है टाइम्स के दौरान तो मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। वो उसे कहता है चलो मुझे ये बताओ कि अगर इस राइनो मॉन्स्टर के साथ तुम्हारा मुकाबला होता तो क्या तुम सिर्फ एक स्ट्राइक में इसको हरा सकते थे। लिनफेंग उसे कहता हाँ इसको मैं हरा सकता था। हानमैन उसे कहता है तो फिर इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, क्योंकि मुझे लगा ही था कि तुम भी अपनी सोल लेयर के ऊपर प्रमोट हो चुके हो। मुझे लगता है कि इस बार के एग्जाम्स में हमारे इनर डिसाइपल्स की 3 सीट्स तो पक्की हैं, सभी को मिलकर काम करना होगा। जुनपो से कहता है अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो फिर लीडर कौन बनेगा। हानमैन उसे कहता है ब्रदर लिनफेंग के अलावा कौन लीडर बन सकता है, यही हम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुनपो हानमैन से कहता है और मेरा क्या मैं यहाँ पर लीडर नहीं बन सकता। हानमैन उसे कहता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा वीक हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते तो लिनफेंग को क्या हराओगे, इसलिए तुम्हें हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जुनपो भी उनकी इस बात से एग्री कर लेता है। फिर वो सभी लोग स्टॉर्मिंग कोच एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर सेक्टर के एग्जाम होने वाले हैं। लाइफ एंड डेथ अरीना भी वहीं पर है। सेक्टर के पैट्रियार्च और बाकी के सारे एल्डर्स भी वहीं पर बैठे होते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स हो रहे हैं, इनर डिसाइपल्स को चुना जाएगा। इसी वजह से ये सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पर एग्जाम्स देखने के लिए आए हैं। वहाँ पर काफी सारे बच्चे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। कहानी सुनाने वाला कहता है यूनहाई सेक्टर के सेक्टर एग्जाम्स एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर सारे एल्डर्स आते हैं। सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो लोग यहाँ पर कम्पीट करते हैं, स्पेशली वो दूसरे बच्चों को चैलेंज करते हैं। तो डिसाइपल्स इनर डिसाइपल्स को चैलेंज कर सकते हैं, अगर वो इनर डिसाइपल्स को फाइट करके हरा देते हैं तो वो इनर डिसाइपल बन जाएंगे। तो हमारा लिनफेंग और उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सामने ल्यूफी खड़ी होती है और मैं ल्यूफी की तरफ देखता और कहता है ये तो ल्यूफी है, मैंने सुना है कि ये भी अपनी सोल लेयर पर प्रमोट हो चुकी है, लगता है कि इसके बारे में जो रूमर्स है वो वाकई में सच थे। हानमैन हंसते हुए कहता है काश ये लड़की मेरी बीवी बन जाए, फिर ये कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हानमैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में इसको हैंडल कर सकती हो, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। हानमैन उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ठीक नहीं रहेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
तो ल्यूफी वहाँ पर स्टेज के ऊपर एक इनर डिसाइपल को चैलेंज करती है और वो इनर डिसाइपल के साथ फाइट कर रही होती है, जबकि हमारा लिन फेंग यहीं पर नीचे खड़ा ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर मोजी खड़ा होता है। वो वहाँ पर उसकी तरफ देखता है, उसका किलिंग इंटेंट रिलीज होता है, तो मोजी को भी महसूस होता है कि जैसे कोई यहाँ पर है जो उसको मारना चाहता है। जैसे वो नीचे की तरफ देखता है, हमारा लिन फेंग वहाँ से गायब हो जाता है। मोजी को वहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। वो कहता है लगता है कि मुझे कुछ वैसी शक पड़ा होगा, और वो फिर से मैच की तरफ देखना शुरू करता है। तो ल्यूफी अपनी ओपोनेंट को हरा देती है। देखने वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ल्यूफी ने जहाँ पर इनर डिसाइपल को हरा दिया, अब वो भी एक इनर डिसाइपल बन जाएगी। तो ल्यूफी जहाँ पर सोच रही होती है अगर वो लड़का यहाँ पर होता तो मैं उसको यहाँ पर चैलेंज करती, हम दोनों में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फाइट होती, लेकिन वो तो मर चुका है। तो हमारे मास्टर बीलाओ भी यहीं पर बैठे होते हैं। मास्टर बीलाओ कहते हैं फीफी के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है और ये लड़की भी एक जीनियस है, लेकिन ये अपने फादर कैंगलैन के जितनी नहीं हो सकती। कैंगलैन जब इसकी उम्र में था वो काफी ज्यादा बड़ा जीनियस था। ल्यूफी अपने फादर के लिए वो काम नहीं कर सकती जो काम वो लड़का कर सकता था। मैंने मून सिटी के लिए उस लड़के लिन फेंग को चूज किया था ताकि वो वहाँ पर जाकर इसके फादर की हेल्प कर सके, लेकिन अब जबकि इस कमीने मोजी की वजह से वो लड़का मर चुका है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इसके फादर की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से वहाँ पर एरिना के नीचे का दिखाया जाता है। जिंगजुन भी वहाँ पर आती है और लिन फेंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो भागती हुई उनके पास आती है और कहती है तो लिन फेंग तुम भी यहाँ पर आए हो। मैन उसे कहता है क्या मैं तुम्हें इतनी बड़ी सी बॉडी के साथ दूर से दिखाई नहीं दिया जो तुम्हें सिर्फ लिन फेंग की फिक्र पड़ी है, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं भी यहाँ पर आया हूँ। जिंगजुन उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं, आए तुम हो कौन। वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग अभी यहीं पर हंस कर बातें कर रहे होते हैं कि वहीं पर ऊपर एक लड़का खड़ा होता है जो कि इनर डिसाइपल है। तो इस लड़की का नाम यू हाओ है। यू हाओ ने एक बार लिन फेंग के ऊपर अटैक किया था और लिन फेंग ने इसको धमकी दी थी कि जिस दिन मैं अपनी सोल लेयर में पहला कदम रखूंगा वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो लड़का इनसे कहता है तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सभी को यहाँ पर चुप करके मैचेस को देखना चाहिए। हान मैन उसे कहता है हमारी बात करने से तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। यू हाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम सिर्फ एक आउटर डिसाइपल हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लिन फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो तुम हो। यू हाओ लिन फेंग की तरफ देखता और थोड़ी देर सोचने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है तो ये तो तुम हो लिन फैमिली के कचरे, लास्ट टाइम तुम मेरे अटैक से बाल बाल बचे थे, यहाँ पर अगर तुम अपने शैडो स्किल को यूज करते हुए भागते नहीं तो मैंने तुम्हें मार दिया होता, यहाँ पर तुम फिर से मरने के लिए चले आए हो। लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही वो हंसते हुए कहता हाँ मैं यहाँ पर मरने के लिए ही आया हूँ। लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। यू हाओ कहता है तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो, अगर इतनी हिम्मत है तो यहाँ पर आओ और रीना में आकर मुझसे फाइट करो, मुझे हराओ तो तुम एक इनर डिसाइपल बन जाओगे, तुम तो वाकई में कचरे और बहुत ज्यादा डरपोक हो। यू हाओ से कहता है बस इंतजार करना, इस सेक्टर एग्जाम्स के बाद मैं तुमसे बाहर मिलूंगा और वहाँ पर हम दोनों फाइट करेंगे, मैं तुम्हारी इस मरने की ख्वाहिश को भी पूरा कर दूंगा। हमारा लिन फेंग उसे कहता है हमें यहाँ पर एग्जाम्स के खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ मुझे मारने का, और वो चलता हुआ सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ जा रहा होता है। जिंगजुन उसे कहती है लिन फेंग तुम कहाँ पर जा रहे हो, इस तरफ तो लाइफ एंड डेथ अरीना है। हान मैन उसे रोकता और कहता है जिंगजुन तुम्हें लिन फेंग के ऊपर भरोसा होना चाहिए, पता है कि वो क्या कर रहा है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 33 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा लिन फेंग जहाँ पर दो लोगों को लाइफ एंड डेथ अरीना में लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज करेगा। एपिसोड 33 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग चलता हुआ सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ जा रहा होता है। जिंगजुन उसे रोकने की कोशिश करती है पर हान मैन उसे कहता है तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये जो भी कर रहा है इसे पता है। लिन फेंग चलता हुआ सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ जाता है। वहाँ पर रास्ते में काफी सारे लोग होते हैं। यू हाओ इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि चलता हुआ लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ क्यों जा रहा है। वहीं पर सामने सीढ़ियों के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे कहता है दोस्त कैसे हो तुम, लेकिन लिन फेंग उसको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चला जाता है। वो लड़का कहता है अब इस लड़के का मसला क्या है, लगता है ये पागल हो चुका है। क्योंकि सारे भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का सीधा लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ क्यों जा रहा है। आज यहाँ पर कोई भी लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ नहीं गया, ये पहला लड़का है जो लाइफ एंड डेथ अरीना में जा रहा है। उनमें से कुछ लड़के उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़का है जिसको इस इल्यूजनरी बीस्ट ने निगल लिया
था, लेकिन ये तो वहाँ पर मर गया था, ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया। हमारा लिन फेंग जैसी लाइफ एंड डेथ अरीना के सेंटर में जाकर खड़ा होता है, मास्टर मोजी गुस्सा हो जाते हैं जबकि हमारे पैट्रियार्च खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमारे मास्टर बीलाओ को भी दिखाते हैं, वो तो हंस हंस कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यूहाओ फीफी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, फीफी ये लड़का तो पागल हो गया है, इसकी हिम्मत तो देखो, ये लाइफ एंड डेथ अरीना में चला गया। जबकि फीफी भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, शुक्र है ये अभी तक जिंदा है। यूहाओ क्योंकि यहाँ पर फीफी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, फीफी तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज कहना है कि जाओ उसके जाकर फाइट करो। लास्ट टाइम मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अभी लाइफ एंड डेथ अरीना में जाऊंगा और जाकर उसको मार डालूंगा, बस तुम्हें एक बार कहने की जरूरत है। ल्यूफी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो क्या तुम उसको मार डालोगे? फिर साथ ही वो सोच रही होती है, यूहाओ के पास जो मार्शल स्पिरिट है वो स्वर्ड टाइप की मार्शल स्पिरिट है और पिछले कई सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, ये एक इनर डिसाइपल भी है। लगता है कि ये लिन फेंग को आसानी से हरा सकता है, लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है कि अभी तक अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है और पिछले साल इसने ट्रेनिंग भी नहीं की, हो सकता है कि ये उससे हार जाए। यूहाओ से कहता, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, तुम सिर्फ यहाँ पर अपना सर हिला दो और मुझे इशारा करो, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और उसको मार डालता हूँ। तो लिन फेंग लाइफ एंड डेथ अरीना में जाने के बाद चिल्लाकर कहता है, यूहाओ जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरे साथ फाइट करो। क्योंकि सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उसकी आवाज गूंज रही होती है। वो सभी लोग कहते हैं, इस कमीने ने तो यूहाओ का नाम ले दिया। यूहाओ कहता है, ये क्या हुआ, इसने तो जानबूझकर मेरा नाम ले दिया, लगता है कि ये मुझे चैलेंज करने वाला है, अब तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। यूहाओ से कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था, थोड़ी देर बाद एग्जाम के बाद मारने वाला था, लेकिन लगता है तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे तुम्हें मारने की इतनी भी जल्दी नहीं है, अभी तुमसे पहले एक और बंदा है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है, लिन ली तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लिन ली अपना नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो लिन ली आपको याद होगा स्टार पवेलियन के सेकंड फ्लोर के ऊपर जहाँ पर शेन चेन के साथ जो लड़का बहस कर रहा था और उसके बाद इसने हमारे लिन फेंग को लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट का चैलेंज किया था। लिन ली यहाँ पर पीछे तो नहीं हट सकता, हालांकि वो अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। कहता, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं एक इनर डिसाइपल हूँ, मुझे इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। ऊपर से मेरे साथ यूहाओ भी है, यूहाओ मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पहले इससे फाइट करेगा, हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। और वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। यूहाओ ऊपर आने के बाद उससे कहता है, तुमने इस लड़के को साथ में क्यों चैलेंज किया? लिन फेंग उनसे कहता है, तुम दोनों मुझसे एक ही टाइम पर फाइट करोगे, आ जाओ, 2 के मुकाबले में 1 होगा। मास्टर मोजी उसको देखने के बाद कहती है, ये लड़का तो एटीट्यूड में बहुत ज्यादा बुरा है, ऊपर से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अगर ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, मुझे इसे ग्रो करने से पहले ही मारना होगा। पैट्रियार्च एल्डर मोजी की तरफ देख रही होती है कि ये फिर से कोई ना कोई बुरा प्लान बना रहा है, क्योंकि हमारे मास्टर बीलाओ तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पर 2 बच्चों को इकट्ठे चैलेंज किया है। यूलाओ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर 2 को इकट्ठे चैलेंज करने की, तुम सिर्फ एक कचरे हो। लिन भी उसे कहता है, मैं क्या लगता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर हमारे ब्रदर यूहाओ को चैलेंज कर रहे हो? हमारे ब्रदर यूहाओ के पास जो मार्शल स्पिरिट है वो एक स्वर्ड स्पिरिट है और ये बड़ी आसानी से तुम्हें यहाँ पर हरा सकते हैं। यूहाओ अपनी तारीफें सुनने के बाद उसे कहता है, लिन ली तुमने मेरी काफी अच्छे से तारीफ की, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें पता है ये लड़का एक कचरा है, इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी तलवार निकालने की क्या जरूरत है, तुम भी एक इनर डिसाइपल हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मेरे लिए इस लड़के को मार डालो। लिन ली इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये क्या, मेरी चाल तो मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ गई, मुझे तो लगा था ये पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, ये तो अच्छी तरह से पता है कि मैं इस लड़के को नहीं हरा पाऊंगा। तो लिन फेंग उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद कहता है, लिन ली तुम वाकई में एक बहुत ही बेकार इनर डिसाइपल हो। लिन फेंग यहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि मैंने यहाँ पर लिन को चैलेंज क्यों किया। कहता है, जब मैं स्टार पवेलियन के अंदर था वहाँ पर ये लड़का शेन चेन जो कि एक आउटर डिसाइपल है फर्स्ट रैंकिंग का, उसके साथ बहस कर रहा था, क्योंकि इसे पता था कि ये शेन चेन को हरा नहीं सकता। इसी वजह से ये डर का गुस्से के साथ पीछे की तरफ हट गया और वहाँ पर इसका सामना मुझसे हुआ और वहीं पर इसने मुझे चैलेंज कर दिया, क्योंकि इसे लगा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ शेन चेन के मुकाबले में। इसी वजह से मैंने इसको आज लाइफ एंड डेथ अरीना में बुलाया है, चलो देखते हैं कि आखिर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जबकि दूसरा लड़का ये यूहाओ, इसने मेरे ऊपर अटैक किया था बिना किसी वजह के, क्योंकि मैं एक आउटर डिसाइपल हूँ। इसने कहा कि ये मुझे बिना किसी वजह के भी मार सकता है क्योंकि ये एक इनर डिसाइपल है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर चैलेंज किया है। तो बच्चे इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो ये बात है, इन दोनों ने इसको ऑफेंड किया था, इसी वजह से लिन फेंग इन दोनों को यहाँ पर लाइफ एंड डेथ अरीना में चैलेंज कर रहा है। तो लिन जल्दी से आगे बढ़ता है, लिन फेंग से कहता है, आज मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दूंगा। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, हमारा लिन फेंग उसे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारता है और वो अरीना से बाहर गिर जाता है। सिर्फ एक ही थप्पड़ के साथ उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके पूरे मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन लिन फेंग ने उसको जान से नहीं मारा। लिन के बाहर गिरने के बाद हमारा लिन फेंग यूहाओ से कहता है, तुम तो मुझे मारने वाले थे, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? यूहाओ से कहता है, हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि आज हमारे सेक्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता, कि आज यहाँ पर लाइफ एंड डेथ अरीना के ऊपर भी जान से मारने पर पाबंदी है। लेकिन मैं यहाँ पर मेक
श्योर करूंगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन को ब्लॉक करूं, तुम्हारे दोनों बाजू काट दूं, तुम्हारी दोनों टांगे काट दूं। साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यू हाउ की स्पिरिट एनर्जी तो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके पास जो मास्टर स्पिरिट है वो स्वर्ड टाइप की मास्टर स्पिरिट है, इसका प्रेशर काफी ज्यादा है। लिन फेंग उसे कहता है अब जबकि तुम्हें तलवारबाजी काफी ज्यादा पसंद है और तुम्हारे पास जो मास्टर स्पिरिट है वो भी तलवारबाजी के रिलेटेड है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली तलवारबाजी क्या होती है। यू हाउ उसे कहता है तुम तलवारबाजी के बारे में कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारे पास तो तलवारबाजी के रिलेटेड मास्टर स्पिरिट भी नहीं है, तुम्हें तलवारबाजी के बारे में क्या पता। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तलवारबाजी करने के लिए तुम्हें तलवारबाजी की मास्टर स्पिरिट की जरूरत होती है। और साथ ही वो अपनी तलवार के अंदर से प्रेशर को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी तलवारबाजी की प्रेशर को रिलीज करता है तो वो यहाँ पर तलवारबाजी की स्पिरिट को नहीं बल्कि तलवारबाजी की फोर्स को रिलीज कर रहा होता है और उसकी फोर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आसपास वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर मोजी भी और पैट्रियार्च तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो फोर्स की पावर है, लेकिन इसने फोर्स की पावर को कैसे अचीव कर लिया। तलवारबाजी की फोर्स की पावर तो सिर्फ वही लोग अवेकन कर सकते हैं के पास तलवारबाजी के रिलेटेड मास्टर स्पिरिट्स हों। पैट्रियार्च कहते हैं अब मुझे यकीन हो गया है कि यही वो लड़का है जिसने बेल्स को 8 बार रिंग किया था, क्योंकि बेल्स को रिंग करने के लिए फोर्स की जरूरत है। ये तो अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब मैं इसकी उम्र का था तब मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मास्टर मोजी सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। हानमैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है इस बंदे से मैंने पूछा भी था, फिर भी इसने मुझे बताया नहीं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये हमेशा मिस्टीरियस बना रहता है। जुनपो भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है हानमैन ने बिल्कुल ठीक कहा था, बॉडी से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग जब वहाँ पर अपनी फोर्स की पावर को रिलीज करता है तो यू हाउ को बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जैसे कि वो उसके सामने सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा है। यू हाउ बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लिन फैमिली का कचरा है, इसने फोर्स की पावर को कहाँ से सीख लिया, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसका मुकाबला भी कर सकूँ, मैं इसके सामने खड़ा होने के भी लायक नहीं हूँ। यू हाउ वहीं पर उसे कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, ना सिर्फ यहाँ पर सरेंडर करता हूँ बल्कि अपनी इनर डिसाइपल की सीट भी तुम्हें देता हूँ। लिन फेंग उसे कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो। यू हाउ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है मैंने कहा ना कि मैं सरेंडर करता हूँ, अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। लिन फेंग उसे कहता है ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर अटैक किया था और मैं भी यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। यू हाउ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सेक्टर लीडर से चिल्लाकर कहता है सेक्टर लीडर प्लीज मुझे बचाओ, ये कचरा मुझे मारना चाहता है, ये पागल हो गया है। लिन फेंग उसे कहता है तुमने ही कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूं, ये बेहतर है। और साथ ही वो अपनी तलवार की स्ट्राइक लगाते हुए उसको मार देता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने एग्जाम्स के दौरान एक लड़के को मार दिया। मास्टर मोजी को तो यहाँ पर एक मौका मिल गया है। मास्टर मोजी चिल्लाकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्टर एग्जाम्स के दौरान हमारे रूल्स को तोड़ने की, तुमने यहाँ पर एक लड़के की जान ले ली जबकि यहाँ पर जान लेना मना है। मास्टर मोजी उसे कहते हैं तुमने यहाँ पर सेक्टर के रूल्स को तोड़ा है, सभी के सामने एक लड़के की जान ली है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही अपने कुछ साथियों से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को सजा दो, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को यहीं पर सभी के सामने मार दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा नैनगोंग चिल्लाकर मास्टर मोजी से कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमीने हो। यू हाउ ने यहाँ पर उसे मारने की धमकी दी और वो उसको मार भी सकता था, जबकि लाइफ एंड डेथ अरीना में हमारे लिन फेंग ने इसको मार दिया है, तो इसमें इसने गलत क्या किया। जबकि फीफी भी इसी बारे में सोच रही होती है कि मास्टर मोजी बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये तो लिन फेंग को मारना चाहते हैं। वहाँ पर जितने दूसरे एल्डर्स होते हैं वो एल्डर मोजी के ऑर्डर्स को सुनने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ ताकि वो लिन फेंग को मार सके और कहते हैं मास्टर मोजी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम इस लड़के को सजा देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचते हैं पैट्रियार्च गुस्से के साथ उन सभी से कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, और वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। मास्टर मोजी भागते हुए आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च इस लड़के ने आपके सामने जहाँ पर एरोगेंटली बिहेव किया, आपके सामने एक लड़के को मार डाला, हालांकि आज यहाँ पर एग्जाम्स हो रहे हैं और एग्जाम्स के दौरान किसी की जान नहीं ली जा सकती, इसको यहाँ पर सजा देकर बाकी सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। और साथ ही वो पीछे खड़े एल्डर्स को इशारा करते हैं, वो सारे एल्डर भी पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च एल्डर मोजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस लड़के ने गलत किया है, इसको सजा तो देनी चाहिए, हमारे मुताबिक इस लड़के को यहाँ पर सही यही सजा मिलनी चाहिए, इसको सजाए मौत दी जाए, इसको मार डाला जाए। पैट्रियार्च उन सारे एल्डर्स की बातें सुनने के बाद उनसे कहते हैं तुम सभी की बातें खत्म हो गई। तो मोजी से कहते हैं मोजी मुझे ये बताओ यहाँ पर पैट्रियार्च कौन है, तुम हो या मैं हूँ। तो मास्टर मोजी भी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या पैट्रियार्च हमारे लिन फेंग का साथ देंगे या नहीं देंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फिर मोजी अपने साथ कुछ एल्डर्स को मिला लेते हैं। उनका मकसद जहाँ पर लिन फेंग को मारना है और वो उनको ऑर्डर्स देते हैं, जाओ जाकर इसको मार डालो। जैसे ही वो उसे मारने लगते हैं, पैट्रियार्च उनसे कहते हैं यहीं पर रुको। साथ ही वो एल्डर मोजी से कहते हैं, एल्डर मोजी यहाँ पर पैट्रियार्च कौन है, तुम हो या मैं हूँ। फिर मोजी भी इस बात से बहुत सा घबरा जाते हैं और अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स पैट्रियार्च, आप ही यहाँ के पैट्रियार्च हैं। साथ ही पैट्रियार्च बाकी के एल्डर से कहते हैं, तो तुम सभी लोग भी बताओ यहाँ पर पैट्रियार्च कौन है। पैट्रियार्च मैं हूँ या फिर एल्डर मोजी पैट्रियार्च है जिनके ऑर्डर्स को तुम फॉलो कर रहे हो। वो सभी लोग भी घबरा जाते हैं और कहते हैं, जी पैट्रियार्च तो आप ही हैं। पैट्रियार्च गुस्से के साथ उन सभी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर यहाँ पर पैट्रियार्च मैं हूँ तो तुम सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। मैंने तुम्हें कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए। इस सामने तुम यहाँ पर एल्डर मोजी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुमने कहा कि उस लड़के ने यहाँ पर मेरे सामने एक लड़के को मार डाला। तुम सभी लोग एल्डर मोजी की बात मानकर उस लड़के को मारने के लिए जा रहे हो, तो मेरी नजर में तो तुमने भी रूल्स को तोड़ा है। और साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी चेयर को भी तोड़ देते हैं और कहते हैं, तुम सभी लोग भी उसी लड़के की तरह रूल ब्रेकर हो, तो क्या तुम सभी को भी सजाए मौत दी जाए। तो सभी लोग बहुत तक घबरा जाते हैं। जबकि एल्डर मोजी सोच रहे होते हैं, पैट्रियार्च को अचानक क्या हो गया, ये तो हमेशा मेरी साइड लेते हैं, लेकिन आज उस लड़के के लिए इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। एल्डर मोजी पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे पता है मैंने गलत किया। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुमने अपनी गलती को मान लिया है तो मैं इस बार इस गलती को माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं, और रही बात इस लड़के की, इस आउटर डिसाइपल ने यहाँ पर यू हाउ को मार डाला है। मैंने ये सब कुछ खुद देखा है, लेकिन उस लड़के ने इसको पहले चैलेंज किया था और इसको जान से मारना चाहता था। तो इस लड़के ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, इसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको मारा है। मोजी उसे कहते हैं, लेकिन पैट्रियार्च फिर से घूर कर उसको देखते हैं। तो मोजी उसे कहते हैं, ठीक है, मैं आपके डिसीजन को मान लेता हूँ। पैट्रियार्च उठकर खड़े हो जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं, लड़के तुम्हारा नाम क्या है। तो लिन फेंग उन्हें अपना नाम बताता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, तो लिन फेंग, आज के बाद तुम एक इनर डिसाइपल हो। जैसे यहाँ पर पैट्रियार्च उसका नाम पूछने के बाद उसे इनर डिसाइपल बनाते हैं। बाकी सारे बच्चे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, सभी लोग भी इनर डिसाइपल्स बने हैं, लेकिन हम सभी की रैंकिंग्स हमें चुपचाप मिल गई और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ अरीना में ये सब कुछ करके पैट्रियार्च के सामने अपना नाम बना लिया। पैट्रियार्च को इसका नाम पता है और पैट्रियार्च की नजर में